Okay, next we are to design a kind of another linear summer जिसमें एक ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है और उस एक ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हम डेवलप करेंगे। और मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि ये जो हम लीनियर समर डिज़ाइन करने जा रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस पिछले वाले समर से अच्छी नहीं है। आल्दो के इट यूजेस अ सिंगल ऑप एम्प, जो कि लगता है कि यार एक ही ऑप एम्प से अगर काम हो जाए तो दैट विल बी बेटर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उसके जितनी बेहतर नहीं है। लेकिन इसको करने से कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेवलप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं कि जिससे आप और बहुत से दूसरे सर्किट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिनमें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर मौजूद होता है। अच्छा, तो ये हमने किया था जी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और उसका गेन हमने किया, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया। और इस एम्पलीफायर पे ये एक एग्जांपल है कि जिसमें माय माउस, ये एक सिमिलर सर्किट है जिसमें करंट, वोल्टेज और पावर गेन एक्सेट्रा कैलकुलेट किए गए हैं। तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा हिंट भी कर देता हूँ कि जैसे अगर आप ये देखें, ये जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है ये 1 वोल्ट है, बट जहाँ पे चूंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आपका ये जो I1 करंट है ये एक्चुअली ज़ीरो है। आई करंट, सॉरी, ये आई करंट है। दिस आई करंट यानी कि इनपुट करंट जो वो आपका ज़ीरो है। लेकिन ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट ये जो 1 वोल्ट है ये यहाँ भी अपीयर होता है, तो इसलिए जो आपका I1 करंट है दिस विल बी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब इसका ये करंट कैलकुलेट करने के लिए आप वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि देयर विल बी नो करंट इनटू दिस टर्मिनल। तो ये जो आपका 1 मिली एम्पेयर का करंट है ये अगर यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो ये कहीं से आ भी रहा है, तो ये R2 में से आ रहा है, तो दैट मीन्स का आपका I2 भी हो गया 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, उसके बाद आई हो गया V1। अच्छा, V1, तो अगर ये वोल्टेज आपका यानी V2 अगर 1 वोल्ट है तो आपका V1 भी 1 वोल्ट होगा ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। उसके बाद I1 I2 हो गया V आउटपुट। तो V आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज गेन के लिए ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो फार्मूला है 1 प्लस R2/R1। तो 9K और 1K हो गया 9, 9 प्लस 1 10, तो इसका वोल्टेज गेन हो गया 10 वोल्ट बाई वोल्ट। और ये नॉन इन्वर्टिंग है तो इसका वोल्टेज गेन पॉजिटिव है। ओके तो V आउटपुट कितना हो गया जी, 10 वोल्ट बाई वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट, तो आपका V आउटपुट कितना हो गया 10 वोल्ट। उसके बाद है IL, तो 10 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है और इसके क्रॉस तो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो IL कितना हो गया 10 मिली एम्पियर। 10 डिवाइडेड बाई 1 की 10 मिली एम्पियर। अभी मैं I आउटपुट की बात नहीं कर रहा, मैं IL की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हो गया, अब I आउटपुट के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट I आउटपुट इज इक्वल टू इन दिस केस IL प्लस I2। ठीक है, तो अब I2 आपका 1 मिली एम्पेयर है, IL आपका 10 मिली एम्पेयर है, तो ये 1 प्लस 10 11 मिली एम्पेयर हो गया। और उसके बाद ये गेन्स हो गया आपका IL अपॉन II। तो II तो आपका 0 है, IL आपका 10 मिली एम्पेयर है, तो इसलिए ये आपका इनफाइनाइट करंट गेन हुआ। ठीक है, इसी तरह से पावर गेन भी आपका फाइनाइट है, बिकॉज के यहाँ से तो पावर आप दे ही नहीं रहे, करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा ना सोर्स में से, तो इसलिए इनपुट पावर क्या है आपकी 0, तो इसलिए आप जहाँ पे जो पावर गेन है वो भी इन्फिनिट है। फिर अगले प्रॉब्लम में है कि इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट आवर ट्रांसड्यूसर हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, यानी ट्रांसड्यूसर दैट मीन्स कि वो एक सिग्नल सोर्स के तौर पर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर सेंसर है तो वो एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, आपका प्रेशर सेंसर है तो वो एक ट्रांसड्यूसर है। तो ये ट्रांसड्यूसर कह रहा है
कि it is required to connect a transducer having an open voltage of 1 volt and a source resistance of 1 mega ohm 1 mega ohm to a load of 1 kilo ohm resistance. Find the load voltage if the connection is done directly and B through a unity gain voltage follower. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कहता है जी कि आप ये बताएं, पहले चले सिचुएशन में आपके सामने ड्रॉ करता हूं, यानी ये आपके पास पहले तो आप ये समझें कि आप पास वोल्टेज फॉलोअर कैसे बनता है, फिर इस सवाल की तरफ हम आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये सवाल आ गया है आपका किससे मुतालिक, थ्रू यूनिटी गेन वोल्टेज फॉलोअर। अच्छा, अब अगर आप अपने इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जो कि यहाँ पर है, जिसका जो गेन है V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन R1 है, तो अब यूनिटी गेन वोल्टेज फॉलोअर, पहली बात तो इसको यूनिटी गेन कहने का कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। वैसे जब भी किसी एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट के इक्वल हो तो उसको वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। अगर किसी एम्पलीफायर में आउटपुट करंट इनपुट करंट के इक्वल हो तो उसको करंट फॉलोअर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको बनाना है हमने वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर का क्या मतलब होगा, दैट वी आर टू मेक आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू दी इनपुट वोल्टेज। ओके, तो इफ वी आर टू डू सो, तो अब इस इक्वेशन में क्या किया जाए कि ये वोल्टेज फॉलोअर बन जाए। हाँ जी, क्या करें भला। मेरे पास टाइम थोड़ा है, जल्दी आप मुझे जवाब दें। चलें, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको ये 1 चाहिए, यानी ये आपने 0 करना है, तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, R2 को 0 करके या R1 को इन्फिनिटी करके। ठीक है, तो ये दोनों काम किए जाते हैं। तो R2 को 0 करने का मतलब ये है कि आप ये शॉर्ट पाथ कर देंगे, यानी सिंपल एक वायर आउटपुट से इन्वर्टिंग टर्मिनल तक कनेक्ट कर देंगे। और इसको इन्फिनिटी करने का क्या मतलब है कि आप इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको निकाल देंगे यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसके नतीजे में जो आपको सर्किट मिलता है वो आपको ये सर्किट मिलता है। तो ये आपका वोल्टेज फॉलोअर है, यूनिटी गेन वोल्टेज फॉलोअर। और इसको फिर वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। देखें, ये यहाँ पे कोई ख़ास जनरल नंबर की बजाय यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 इंडिकेट करता है कि सिंपली इनपुट के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो दैट वुड बिकम आउटपुट। अच्छा, अब इसी से मुतल्लिक सवाल है। अब इसी बाकी मैं यहीं पर ही ये सवाल को ड्रॉ कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास जो सिचुएशन बताई गई है उसके मुताबिक, यानी ये एक सिग्नल सोर्स है और इसकी जो अपनी सोर्स रेजिस्टेंस है वो है 1 मेगा ओम, और ये जो है ये लोड है, ये है 1 वोल्ट और ये जो है आपके पास कितना है 1 मेगा ओम, और लोड आपका 1 किलो ओम। वन मेगा और ये आपके पास है 1 के। तो आपको ये वोल्टेज चाहिए,
तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक सीरीज सर्किट है, तो आप इस पे वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करेंगे, ऐसा ही होगा ना, यानी 1 वोल्ट विल बी डिवाइडेड बिटवीन 1 किलो ओम एंड 1 मेगा ओम। ठीक हो गया। तो इन दैट केस आपका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बिकम 1K अपॉन 1K प्लस 1 मैक होता है 1000K, तो ये हो गया आपका 1000K इंटू 1 वोल्ट। ठीक हो गया जी। तो आप देखें 1/1001 यानी तकरीबन 1 मिली वोल्ट से भी कम वोल्टेज आपको मिलेगा, ऐसा ही है ना, यानी 1/1001 वोल्ट आपको मिलेंगे, जो कि मैं बल्कि आपको कैलकुलेटर पे आप खुद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो आपको 1 मिली वोल्ट से भी कम वोल्टेज मिलेगा वहाँ पर आउटपुट पे। अच्छा, लेकिन अगर आप इसी सोर्स को आप यहाँ लगा देते हैं, अब आपकी रेजिस्टेंस ये हो जाती है, ठीक है, ये आपके 1 मेगा ओम हो गए, सॉरी इसको आप ये कर देते हैं, आप लोड आप यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे करके, अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट जी, ये जो आपका 1 वोल्ट है, ठीक है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा आपके लोड को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी यूँ समझ लें कि देखें 1 वोल्ट का सिग्नल था, उसमें से सिर्फ 1 मिली वोल्ट से भी कम आपके लोड को मिल रहा था, लेकिन बफर ने क्या कर दिया, यानी आइडियली पूरा जो सिग्नल था वो सारे का सारा लोड को पहुंचा दिया, यानी आइडियली देयर इज नो सिग्नल लॉस। समझ गए ना, ये कर दिया है बफर ने। ये पार्ट समझ आ गया ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये इसलिए हम बात कर रहे थे कि अब अगर नॉन इन्वर्टिंग का भी गेन फाइनाइट कंसीडर कर दिया जाए तो इस पे सिमिलर एनालिसिस परफॉर्म किया जा सकता है। ये स्लाइड भी मैंने डाल दिया है, आप लोग इसको पढ़िएगा, सारे स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको किसी को ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल आप देखें इसका एनालिसिस करके इसका एक्सप्रेशन में आप देखें कि इसका जो डिनोमिनेटर है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दैट फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिर्फ बाकी यहाँ पे इसका जो गेन आइडियल है वो नॉन इन्वर्टिंग वाला है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जब एनालिसिस किया था तो तब यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग वाला गेन आपको मिला था। तो बहरहाल यहाँ पे भी सिमिलर इफेक्ट आपको मिलता है कि अगर आपका ए आइडियल लेते हैं तो यू आर बैक टू योर एक्सप्रेशन विच इज ऑब्टेन्ड इन द आइडियल कंडीशन। और फिर इसी तरह पे इसमें अगर आप पहली एग्जांपल जो हमने की है जिसमें हमने गेन का इफेक्ट कंसीडर किया, अगर वो आप यहाँ पे लेते हैं सो यू विल नोटिस के जो गेन है दैट कैन बी कंसीडर टू बी आइडियल, क्योंकि उस पर एरर जो है वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे आप गेन को बढ़ाते हैं। तो ये वाले जो दोनों एक्सप्रेशन है ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों को आपने पढ़ना है, समझना है कि ये कैसे आए हैं, क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लेटर ऑन इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी विल डू द बैंडविड्थ एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब हम अगेन लीनियर समर डिज़ाइन करेंगे अंडर द कंडीशंस कि हमने एक ही ऑप एम्प को इस्तेमाल करना है, और जब हम इसको ऑप एम्प को इन्वर्टिंग के तौर पर या नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम एक इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसकी दोनों इनपुट्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब दोनों इनपुट्स को इस्तेमाल करने के बहुत सारे आगे यूजेस आएंगे। एक तो डायरेक्ट यूज जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि अगर ऑप एम्प को डिफरेंस एम्पलीफायर के तौर पर कॉन्फ़िगर किया जाए तो उसमें उसकी दोनों इनपुट्स इस्तेमाल होती हैं, इन्वर्टिंग भी और नॉन इन्वर्टिंग भी।
इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के फिल्टर बनाए जा सकते हैं, ऑसिलेटर बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी दोनों इनपुट्स का इस्तेमाल होता है। अब वहाँ पर या यहाँ पर उन इनपुट्स को बुनियादी तौर पर टेक्निकली कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो आइडिया यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें कि जैसे हमने 2 ऑप एम्प वाले सर्किट के अंदर 4 इनपुट्स लिए, मैंने भी यहाँ पर 4 इनपुट्स लिए हैं। 2 इनपुट को हमने लगा दिया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और 2 इनपुट्स को हमने लगा दिया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे। रेजिस्टेंस नंबरिंग भी उसी तरह से R1, R2, R3, R4 इस तरह से की है और ये हमारा RF रजिस्टर है। लेकिन जहाँ पे नंबरिंग नेमिंग करते हुए थोड़ा सा ये किया है कि जो इनपुट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड विद दी इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी नेगेटिव के साथ, उनके साथ N शंट लगा दिया है और जो पॉजिटिव के साथ उनके साथ P लगा दिया है। इसी तरह से इनपुट को भी डिफ्रेंशिएट किया है ताकि इसको समझा भी आसानी से जा सके और लेटर ऑन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है उसको भी बेहतर अंदाज में समझा जा सके। अच्छा, अब ये जो 2 रजिस्टर्स हैं Rn0 और Rp0, यहाँ पे ये सिर्फ डमी के तौर पर हैं, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो वो किन कंडीशंस के तहत हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम डेवलप करेंगे। हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें ये दोनों नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, हम दोनों को हटा देते हैं, दोनों को ओपन कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें से दोनों में से एक चाहिए होगा, आइदर Rn0 चाहिए होगा या फिर Rp0 चाहिए होगा, तो कोई एक चाहिए होगा, दोनों नहीं चाहिए होंगे। तो ये 2 सिचुएशंस कैसे हो सकती हैं, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और तीसरा जो बात इसमें आप सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर यहाँ पर जब हमने नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सीखी है तो एक्चुअली हमने सिग्नल सोर्स को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे दरमियान में आ गए हैं रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं और वो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। कल सुबह 9:30 बजे क्लास है, ठीक है, टाइम टेबल चेंज हो गया, कल से इम्प्लीमेंट हो। सॉरी, इट्स ओके जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये भी यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब दरमियान में रेजिस्टर्स आ जाएं तो वो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आपकी जो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये सिग्नल लॉस नहीं होने जाती। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही दरमियान में रेजिस्टर्स आते हैं वो सारा जो एडवांटेज है वो जो है वो तबाह हो जाता है। आई मीन दैट देयर इज नो मोर काइंड ऑफ एडवांटेजेस को हमने अभी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इस सर्किट का एनालिसिस करेंगे जैसे हमने उसका एनालिसिस किया था। तो इस पे अगेन हम सुपर पोजिशन अप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों इनपुट्स को ले लेते हैं, पहले इनका इफेक्ट लेते हैं। तो जब आप इनको कर देते हैं 0 तो मतलब दे विल आल्सो बी ग्राउंडेड, सो दे विल हैव, और ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है, ये भी और ये भी। तो जितने भी रजिस्टर आपके ग्राउंड हो जाते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो उसकी ऑपरेशन पे इफेक्ट नहीं डालते आइडियली। तो इसलिए द इफेक्ट ऑफ इनपुट्स ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स दिस कैन बी रिटन एज V output prime equals to minus RF over Rn1 Vn1 minus RF over RF2 Vn2। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन इनपुट्स की वजह से आउटपुट क्या मिलेगी वो हमने लिख लिया। अब इन इनपुट्स की वजह से आउटपुट क्या बनेगी आप इसको समझते हैं। इसको V आउटपुट डबल प्राइम का नाम दिया। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस RF ओवर Rn इंटू RP पैरेलल टू RP0 ओवर RP1 प्लस RP2 पैरेलल टू RP0 इंटू VP1 प्लस RP0 पैरेलल टू RP1 पैरेलल टू RP0 अपॉन RP2 प्लस RP0 पैरेलल टू RP0। अब ये कैसे आया है आप इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आपने जब हमने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि उस कॉन्फ़िगरेशन ने
वोल्टेज कौन सा एम्पलीफाई करना है, तो उसने वोल्टेज वो एम्पलीफाई करना है जो यहाँ पर मौजूद होगा। इनपुट यहाँ पे लगाई थी ना डायरेक्ट, यानी उसका जो डायरेक्ट फार्मूला आपको मिला था वो क्या है, दैट V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 या RF ओवर R1 के लिए करने आप, ठीक है, इनटू V इनपुट। है ये हम वोल्टेज डिवाइडर नहीं कर रहे तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इनपुट है इट वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सर्किट को भी दिखा देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो। ये देखिए यहाँ पर क्या आपका सिग्नल सोर्स डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड है, यानी कि इसने वो सिग्नल एम्पलीफाई करना है जो यहाँ पर होगा। दैट मीन्स कि इस सर्किट एनालिसिस में हमने इसकी वजह से जो सिग्नल यहां मिलता है वो पहले कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा, अब देखिए हमने अब यहां पे मिल रहा है, अब इधर तो करंट कोई फ्लो करेगा नहीं, तो दैट मीन्स कि अगर यहां पे फिर अलग से आपको सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा दोनों सोर्सेज के लिए। तो अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स कि आपने इसको करना है ग्राउंड। अब ये क्या हो जाएंगे, RP2 और RP0 दे विल बी इन पैरेलल, ठीक है ना। तो आपका ये एक तरह से यहां पे बन गया वोल्टेज डिवाइडर। तो दैट मीन्स कि इस सोर्स की वजह से जो आपको यहां पे वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सम ऑफ RP2 एंड RP0। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। लेट मी रिपीट इट। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ओनली एम्पलीफाई द सिग्नल व्हिच विल अपीयर एट द टर्मिनल इटसेल्फ। जो यहां पे मिलेगा ना इधर, उसको उसने एम्पलीफाई करना है, ऐसा है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों सिग्नल सोर्सेज की वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब जब कैलकुलेट करना है तो जाहिर है इसका इफेक्ट नहीं लेना, तो इसको ग्राउंड करेंगे। दिस इज ऑलरेडी ग्राउंडेड, तो ये क्या हो गया, आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। तो दैट मीन्स कि अब इनका पैरेलल सम एक रजिस्टर बन गया और ये दूसरा रजिस्टर बन गया। इस तरफ पाथ ओपन है ना, ओपन ड्यू टू आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन। तो दैट मीन्स कि ये आपके पास एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया। तो यहां पर जो वोल्टेज, यानी ये पूरा एक नोड बन गया ना, ये पूरा, राइट। तो दैट मीन यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट वुड बी द वोल्टेज ड्यू टू दिस सिग्नल सोर्स, तो वो आपका वोल्टेज डिवाइडर से आएगा। उसी को मैंने लिखा है RP2 पैरेलल टू RP0 और RP1 प्लस RP2 पैरेलल टू RP0 इनटू VP1। ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप सेकंड सोर्स के लिए करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप इसको ग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो जब इसको ग्राउंड करेंगे तो आपके पास यहां पर हो गया ग्राउंड, नो सॉरी ऊपर वाला, जी ऊपर वाले को, बिल्कुल। तो अब आपका RP1 और RP0 हो गए पैरेलल में, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो अगेन यहाँ पर आ जाएगा, तो दैट इज RP1 पैरेलल टू RP0 ओवर RP2 प्लस RP1 RP0 टाइम्स VP2, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल वोल्टेजेस आ गए ड्यू टू VP1 एंड VP2 सेपरेटली। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये फैक्टर कहाँ से आया। तो जब आप सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द इफेक्ट्स ऑफ ओनली दीज इनपुट्स, तो जाहिर है आप इनको भी तो ग्राउंड करेंगे ना, राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया।
अब आप ये देखिए कि इस ग्राउंड कनेक्शन की वजह से ये तीनों रजिस्टर्स आपके हो गए हैं पैरेलल, हो गए ना। तो इन तीनों का पैरेलल सम, इसको मैंने नाम दे दिया है आर एन का, ठीक हो गया। दिस पैरेलल सम ऑफ दीज थ्री रजिस्टर्स इज आर एन। तो दैट मीन्स के अब आपके पास गिवन एनी ऑफ द इनपुट और ये ग्राउंड कर लेने के बाद और इन तीनों को एक रजिस्टर बना लेने के बाद ये बन जाता है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो 1 प्लस आर एफ जो कि ये रजिस्टर हो गया, डिवाइडेड बाई आर एन जो कि इन तीनों का पैरेलल सम हो गया, तो ये फैक्टर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। Is that clear now? Yes. This expression is clear to every one of you. That's awesome. Let's move on. और इसको हम simplify करें। अब हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो रेजिस्टर्स का आप पैरेलल सम कैलकुलेट करते हैं, दो का, तो आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट ओवर सम करते हैं कि नहीं करते? आप बड़ा होलू जाए बोलिया तो सी है? क्यों भाई बड़ा होलू जा बोले हो? ये दो रजिस्टर हो गए हैं, इन दोनों का आपने पैरेलल सम कैलकुलेट करना है, R1 और R2। क्या फार्मूला है? बुनियादी तौर पर तो है 1 ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 है। फिर ये R1 R2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया R1 प्लस R2, तो फिर रेसिप्रोकल भी तो लेना है दोबारा, ठीक है। तो समझ आ गई ना बात, यानी प्रोडक्ट ओवर सम। क्लियर? वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। तो पहले अब ये किया है जनाब के हाँ, सबसे पहले तो हमने ये किया है कि ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया, तो आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज ये बन गया, ठीक है। दीज टर्म्स आर ड्यू टू दी वोल्टेज सिग्नल्स एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये हो गया एट ड्यू टू एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है जी। सो इक्वेशन 1 गिव्स द आउटपुट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्किट इनपुट्स, राइट। अच्छा, अब करना है डिजाइन, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है? एनालिसिस किया है। वी हैव एक्सप्रेस्ड द आउटपुट फ्रॉम द सर्किट इन टर्म्स ऑफ गिवन इनपुट्स। नाउ वी आर टू डू द एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, सॉरी डिजाइन करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, और ये पॉइंट आपने समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जरा सा लेक्चर का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो आप जरा अटेंटिव हो जाए, अपनी जरा एनर्जी कलेक्ट करें, समझने वाली है, तवज्जो करें थोड़ी सी। अब ये पॉइंट क्या है, यानी इस रिक्वायरमेंट को आप मीट करेंगे तो आपका ये डिजाइन इतना सिंपल हो जाएगा, जितना आपने पीछे डिजाइन किया वैसे ही सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। यानी पीछे कैसे सिंपल आया कि आपने आरएफ कैलकुलेट करना है। आरएफ कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने कि सिंपल क्या किया, 10 किलो मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एलसीएम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, जरा 10 किलो की आरएफ आपके पास आ गया, और फिर बाकी वो सिंपल से फार्मूले लगा के आपने सारे इनपुट रजिस्टर्स कैलकुलेट कर लिए। तो इस रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट कर लें तो वैसे ही फार्मूले आपको मिल जाएंगे। एंड अनदर पॉइंट हियर इज दैट कि ये रिक्वायरमेंट मीट करना हर एम्पलीफायर में जरूरी है, चाहे आप समर डिजाइन करें 2 ऑप एम्प वाला जो कि हमने पहले पढ़ा, या इसको डिजाइन करें, ठीक है। एक तो मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी है, देन इस चैप्टर की आखिर में मैं प्रूव करूंगा कि क्यों जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये समझे कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। अब ये R पॉजिटिव और R नेगेटिव है क्या? तो भाई ये है कि ये लिखा हुआ है दैट R पॉजिटिव इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड R नेगेटिव इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब ये इसको मैं सर्किट में दिखाता हूँ जनाब आपको, इधर मैं थोड़ा सा इसको सफाई कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए।
ओके, तो आर पॉजिटिव जो है, अगर सबसे पहले इसको देखें तो मैंने देखना है कि इस टर्मिनल के साथ कौन कौन से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो क्या है, RP0, RP1, RP2 एंड RP0। और इन्वर्टिंग के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, RN0, RN1, RN2 एंड RFB कनेक्टेड है। कनेक्टेड है कि नहीं है? ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इधर 4 है और नीचे आपके पास 3 है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि इन चारों का पैरेलल सम, और ये पैरेलल में है। अब आप ये कहेंगे कैसे पैरेलल में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ऐसे पैरेलल में है कि जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आप सारे सोर्सेस को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। तो आपका जो वोल्टेज एम्पलीफायर है ये क्या है, एक्चुअली ये एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, यानी इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है। उस डिपेंडेंट सोर्स को जब इनपुट नहीं मिलेगी तो वो खुद क्या होगा, दैट वुड बी हैविंग 0 वोल्ट। ऐसा ही है ना? दैट मीन्स कि अगर वो 0 वोल्ट है तो इस RF का ये टर्मिनल भी इफेक्टिवली ग्राउंडेड है। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अब ये भी ग्राउंडेड है और आपने इनको भी ग्राउंड करना है, ये ऑलरेडी ग्राउंड है। तो इस तरफ ये ग्राउंड और ये ग्राउंड, तो मतलब इन चारों की एक एक साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, कॉमन होगी ना, ग्राउंड होगी। और बाकी जो एक एक साइड है वो इसकी वजह से कॉमन आ गई, इस कनेक्शन की वजह से। ऐसा ही है ना? तो दैट मीन्स कि ये चारों क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एट इनवर्टिंग टर्मिनल, राइट। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, ये तो वैसे क्लियर नजर आ रहा है कि ये तीनों क्या हैं, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर एट दिस टर्मिनल। इज दैट क्लियर? एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिखा R पॉजिटिव इज इक्वल टू RP2, RP1, RP0, इन सब का पैरेलल सम, और इस सारे पैरेलल सम को मैंने RP का नाम दे दिया। इसी तरह से R नेगेटिव इज RF पैरेलल टू RN2, RN1, RN0, और ये जो इतना पैरेलल सम है RN2 से लेकर RN0 तक, इसको हमने RN का नाम दे रखा है। ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है RF पैरेलल टू RN। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होना क्या चाहिए, दैट RP which is also R positive and RF parallel to RN which is R negative, they should be equal। इसलिए हमने लिखा RP is equal to RF parallel to RN। ठीक हो गया? तो अब यहाँ से मैंने वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये अब दो रजिस्टर जो हैं ये अगर पैरेलल में है तो ये प्रोडक्ट और सम वाले फार्मूले से इसको इक्वल टू RP लिखा जा सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, जो पैरेलल सम का कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करने के लिए आपका ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिला है, हमने क्या किया है कि इस वाले फैक्टर में हमने RP1 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। इस वाले फैक्टर को हमने RP2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि यहाँ पे देखें, ये RP2 पैरेलल टू RP0, ये आपका एक रजिस्टर है ना, इसी तरह से ये भी आपका एक रजिस्टर है। तो जब आप इसको RP1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो RP1 टाइम्स पैरेलल सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय RP1 और RP2 प्लस RP0, तो ये एक तरह से आपका तीनों रजिस्टर जो ये लगे हुए हैं इनका पैरेलल सम बन जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मुझे लगता है नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी बताते हुए थोड़ा यानी अटक गया हूं, मैं आपको सही बता नहीं सका। लेट मी टेल यू अगेन। यहां पे हमने क्या किया है कि इसको हमने RP1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। जब डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब इस पूरे सम से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, आई मीन इसके साथ तो एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको ये लिखा हुआ है, ये देखिए RP1 इंटू RP2 पैरेलल टू RP0, RP1 प्लस RP2
पैरेलल टू RP0 और ये RP1 इधर आ गया। तो अब आप VP1 ओवर RP1 को एक साइड पे रखें और सिर्फ इस चीज को समझें कि ये क्या बन गया आपके पास, राइट। अच्छा, अब आप सर्किट पर आ जाएं। यानी अब RP2 और RP0 ये एक रजिस्टर है, ठीक है ना। जब ये एक रजिस्टर है तो इसका मतलब ये हुआ, यानी RP2 और RP0 व्हेन दे आर इन पैरेलल, तो ये एक रजिस्टर बन गया। इसका पैरेलल सम इसके साथ करेंगे तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ और फिर डिवाइड कर देंगे दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द पैरेलल सम ऑफ ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स। अच्छा, आप इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं कि पहले इन RP1 और RP0 का पैरेलल सम ले, ठीक है, फिर उसके बाद करें RP2 प्लस पैरेलल सम ऑफ दिस और दिस, उस तरह से करें, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये चीज आ गई, राइट। ओके, तो ये हो गया RP2 इंटू RP1 पैरेलल टू RP0 ओवर RP2 प्लस RP1 पैरेलल टू RP0, और ये जो RP2 से हमने मल्टीप्लाई किया ये इधर नीचे डिवाइड हो गया। तो अगर आप इस वाले फैक्टर को देखें या इस वाले फैक्टर को देखें, सो दिस इज बेसिकली RP, राइट, दिस इज बेसिकली RP, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपका वो जो RP बन गया था, देखिए ये भी आपका RP है, ये भी आपका RP है, तो इस फैक्टर में से इसको कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए कॉमन लेके इसको यहाँ पे लिखा है RP इंटू RN प्लस RF ओवर RN। ये किस तरह से आ गया है कि ये वाला जो फैक्टर है इसमें RN LCM आ गया, तो ये RN प्लस RF अपॉन RN आ गया। यानी बाकी जो इन्वर्टिंग वाला वो सेम अभी लिखा जा रहा है। ओके, तो ये RP इंटू RN प्लस RF ओवर RN आ गया। अच्छा, अब आप आगे देखिए कि अब ये जो आपका RP है ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन किसके इक्वल है, RF पैरेलल टू RN ओवर RF प्लस RN। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ये लिखा है, यानी RP इज इक्वल टू दिस फैक्टर। अच्छा, जब RP को ये लिखा जाएगा तो आप देखें RN से RN कैंसिल हो गया और RF प्लस RN प्लस RF ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, ओनली RF। सो योर एक्सप्रेशन हैज बिकम सिंप्लीफाइड। वैसे ये सिर्फ V आउटपुट है, ये प्राइम गलती से लग गया मुझे, ये दिस इज ओनली V आउटपुट, क्योंकि V आउटपुट प्राइम तो आउटपुट ड्यू टू ओनली इन्वर्टिंग है, ठीक है। तो मैंने स्लाइड आपको दे दी है, उसमें आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा, दिस इज ओनली V आउटपुट नॉट V आउटपुट प्राइम। तो ये आप देखें, ये आपका सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, RF ओवर RP1 VP1 प्लस RF ओवर RP2 VP2 माइनस RF ओवर RN1 VN1 माइनस RF ओवर RF2 VN2। अब आप वही डिज़ाइन फार्मूले जो हैं जो आपने उधर इस्तेमाल किए उनको आप इस्तेमाल करते हुए इनको सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। जस्ट वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ दिस सेकंड सेशन। नाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टेक्निक लर्न प्रीवियसली, ठीक है। यानी इसमें RF उसी तरह से कैलकुलेट करना है और बाकी RP1 RP2 RN1 और RF2 इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में आपने ये 1 2 3 और 4 और 5 ये चारों रजिस्टर्स कंप्यूट करने का तरीका आपने जस्टिफाई करके सीख लिया, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग एज द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स आपने उसको लर्न कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड हैपन टू RN0 एंड RP0। एक्चुअली अगर आप इनको हटा देते हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी ये मीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इनका होना जरूरी है, लाजिम है।
लेकिन जाहिर है अब अगर लाजिम है तो इनकी वैल्यूज़ भी तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का आपको मेथड बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लेट्स से कि आपने एक आउटपुट इम्प्लीमेंट करनी है विच इज़ गिवन बाय CP1, यानी ये कोफिशिएंट के नाम दे दिए हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि कंप्यूटेशन में आसानी हो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको पिछले समय के लिए बताया कि आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनपुट आपकी फर्स्ट स्टेज पे लगनी है, कौन सी सेकंड स्टेज पे लगनी है। यहाँ पर भी आपने खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सी इनपुट आपकी इन्वर्टिंग साइड पे लगनी है और कौन सी नॉन इन्वर्टिंग साइड पे लगनी है, राइट? तो मतलब ये जो नेमिंग कन्वेंशन है डेरिवेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ये की गई है। लेट्स से कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो पिछली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए यू कैन राइट दैट CP1 विल बी इक्वल टू RF over RP1, CP2 will be equal to RF over RP2, CN1 will be equal to RF over RN1 and CN2 will be equal to RF upon RN2. ओके, अब अगर आप इक्वेशन 4 पे आ जाएं, कहाँ पर इक्वेशन 4 है आपकी? ये ठीक है, 4A और 4B। यहाँ पर अगर आप आ जाएं, यानी इसको और इसको जरा आप खोल के लिखें तो ये जो पैरेलल सम है ये कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज 1 over RP2 plus 1 over RP1 plus 1 over RP0 and this will be written as 1 over RF plus 1 over RN2 plus 1 over RN1 plus 1 over RN0। जी चाचा जी, हाँ जी, टाइम तो 10-15 मिनट है नहीं अजे, करिए कर जाना तुसी नहीं सब ठीक है, मैंने मल्टीमीडिया बस में है नहीं अजे है सानू थोड़ा जिहा टाइम, थोड़ा इंतजार करो, टाइम दियो सानू। ठीक है सर, पढ़ाओ सर पढ़ाओ। तो क्या किया हमने, ये सिर्फ उस 4 को ओपन करके लिख दिया। अगले स्टेप में क्या किया हमने कि हमने इस पूरे इक्वेशन को RF से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, ये RF ओवर RN1 RF ओवर RN2 प्लस RF ओवर RN0 हो गया, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स की डेफिनेशंस को इसके साथ अगर आप रिलेट करें तो ये जो RF ओवर RN1 है ये आपका CN1 है, ठीक है? इसी तरह से RF ओवर RN2 ये आपका CN2 है, फिर RF ओवर RP2 ये है CP2 और ये आपका CP1 जी। तो इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये 1 प्लस CN1 प्लस CN2 प्लस RF ओवर RN0 इज इक्वल टू CP1 प्लस CP2 प्लस RF ओवर RP0, ठीक हो गया? यहाँ से हमने क्या किया कि ये CP1 CP2 वगैरह जो है ये हमें पता होंगे क्योंकि हमें डिजायर्ड इक्वेशन गिवन होगी ना, तो ये हमें पता होंगे। मजीद हमने ये किया है कि जो CN1 और CN2 का जो सम है इसको CN कह दिया। इसी तरह से जो CP1 और CP2 का जो सम है इसको CP कह दिया। तो आपका ये क्या बन गया? और उसके बाद एक और काम किया कि आपके पास जो रजिस्टर वाले रेशियोज हैं इनको साइड पे कर लिया और इन नंबर्स को हमने एक साइड पे कर लिया। तो इसलिए ये लिखा है कि हमने RF ओवर RN0 यानी इस वाले एक्सप्रेशन को उठा के हम इधर ले गए और इस पूरे को उठा के हम इधर ले आए। तो बहरहाल ये बन गया जी RF ओवर RN0 माइनस RF ओवर RN0 इज इक्वल टू CP माइनस CN माइनस 1। तो ये आपके पास बुनियादी तौर पर एक फार्मूला बन गया है जिसकी मदद से आप RN0 और RP0 कैलकुलेट कर सकते हैं। RF आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, CP और CN ये आपको पता है बिकॉज दे विल बी गिवन फ्रॉम द डिजाइन इक्वेशन जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक हो गया? तो अननोन सिर्फ रह गए आपके पास RN0 और RP0। नाउ लेट्स मूव ऑन के ये
अब इसके क्या केसेस बनेंगे? लेट्स कॉल दिस एक्सप्रेशन अ सिंगल नंबर z, यानी ये जो पूरा एक नंबर है इसको आप z का नाम दे दें, नंबर ही बनेगा ना एक, ठीक है। ये आपका हो गया z। तो अब आपका RF ओवर Rn0 माइनस RF ओवर Rp0 इज इक्वल टू ZR, ठीक है जी। अच्छा, नॉट डिपेंडिंग अपॉन दिस फार्मूलेशन, ये जो z है आपका ये नेगेटिव हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। इज दैट क्लियर? हो सकता है ना, यानी एक रियल नंबर जो है आइदर इट कुड बी नेगेटिव और 0 और पॉजिटिव, तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर तो ये आपका देखिए, लेट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ z, appropriate value of Rn0 and Rp0 can be computed. ओके, इफ z इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो दैट मीन्स के दिस साइड शुड आल्सो बी नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर इस साइड को भी नेगेटिव होना चाहिए तो आपका Rn0, RF तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Rn0 जो है ना, दिस मस्ट बी इंफिनिटी, am I right? This must be infinity. तो RF अपॉन इंफिनिटी ये आपका हो गया 0, और इस तरफ आपका z जो वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इस 0 की वजह से ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसलिए इसको लिखा है माइनस z इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन Rp0। तो यहाँ से आपको RF पता है, Rp के लिए, Rp0 के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो फिर क्या होगा? यानी अगर ये 0 है तो दैट मीन ये साइड भी तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि Rn0 और Rp0 दोनों इन्फिनिट होने चाहिए भाई, 0 नहीं, क्या होने चाहिए? इन्फिनिट होने चाहिए। मतलब कि ये जरूरत ही नहीं है इनकी, राइट। एंड फाइनली इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो अब क्या होना चाहिए? ये साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा? अब आपका Rp0 दिस शुड बी इन्फिनिट यार, ठीक है ना। RF ओवर इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा ना, तो RF ओवर Rn0 विल बी इक्वल टू z, ठीक हो गया। तो अंडर दिस सिचुएशन Rp0 is equal to infinity, so z is equal to RF over Rn0, so this implies that Rn0 is equal to RF over z। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वापस सर्किट पे आता हूँ डिजाइन करते हुए, अगर आपका z है नेगेटिव, अगर आपका z नेगेटिव है तो ये नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये चाहिए, ठीक है। यानी इसको आप यहाँ से हटा देंगे। अगर आपका z 0 है तो दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपका z पॉजिटिव है तो फिर आपको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। यानी z का नेगेटिव आना ये इंडिकेट करता है कि ये साइड आपकी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इधर आपको कुछ लगाना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। R पॉजिटिव शुड बिकम इक्वल टू R नेगेटिव, और अगर Z आपका पॉजिटिव आ गया है तो दैट मीन्स कि इधर कुछ ज्यादा हो गया, अब इधर कुछ एक रेजिस्टेंस आप लगा और इक्वल हो गया तो मतलब बैलेंस। यानी Z अगर आपका 0 है दैट मीन्स कि ये दोनों रिक्वायर्ड नहीं, राइट। सो यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, इसके डिजाइन स्टेप्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करो, जो कि आप पिछले समर डिजाइन के लिए करते हो, दैट कंप्यूट RF वेयर RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम टाइम्स LCM ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स। सेकंड स्टेप आप क्या करो कि सारे इनपुट रजिस्टर्स आप कैलकुलेट कर लो, ठीक हो गया, जैसा कि पीछे किया हमने। थर्ड स्टेप आप Z कैलकुलेट करो, यानी Z कैसे कैलकुलेट करो, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, where CP are they are all the positive coefficients, CN are the negative coefficients, और 1 जो है वो आ गया है मैथ की वजह से, यानी वो डेरिवेशंस की वजह से।
ठीक है, तो z आप कैलकुलेट करो और फिर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ z आप r in 0 एंड और r p 0 कैलकुलेट करो। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके जी, अब हमने इस पे एग्जांपल करनी है बट आवर टाइम इज एंडेड, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस lecture completes now. So in today's lecture we have actually developed important applications of both configurations. We have developed that how the two configurations can be used to implement linear sum. ठीक है, यानी जो आप सिग्नल सिस्टम्स में पढ़ते हैं, यानी उसमें जो कंटिन्यूस वाला पार्ट होता है, कंटिन्यूस सिग्नल, यानी हमारा जो कोर्स है वो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, हम कंटिन्यूस सिग्नल को डील करते हैं, हम एनालॉग सिग्नल्स को डील करते हैं। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन एंड लिनियरिटी वाला, यानी अगर एक सिस्टम लीनियर है, ठीक है, तो उस लीनियर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर्किट चाहिए वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। Either we can implement the system with inverting configuration or with नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके नाउ जी जी बिल्कुल, मैंने दे दी है स्लाइड्स।